नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र सर ऑफिशियल में। हम हर रोज की तरह बेस्ट करंट अफेयर सबसे पहले सिर्फ 10 मिनट में आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आपको मेरे इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर लाइक कर लीजिएगा। आज की तारीख है 3 जुलाई 2020। अगर आपको वीडियोस पसंद हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरू करने से पहले देते हैं आपको एक रिक्रूटमेंट की जानकारी। एसएससी के द्वारा जो ट्रांसलेटर के पद होते हैं उसकी वैकेंसी जारी कर दी गई है। आप देख सकते हैं जूनियर ट्रांसलेटर बहुत बड़ी मात्रा में वैकेंसी जारी की जाती है। इस साल भी यह वैकेंसी जारी कर दी गई है। इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वह है 25 जुलाई 2020। अगर आप चाहते हैं इसकी पीडीएफ तो आपको मेरे पेज पर भी मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर। इसके अलावा आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डिटेल में नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा और अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई ज़रूर करिएगा। देखिए धीरे धीरे सारी वैकेंसीज आती जा रही हैं लॉकडाउन के बाद। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ईमानदारी से 2 से 3 घंटे रोज दीजिए पढ़ाई के लिए, बहुत आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के चेयरमैन ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम बताइए। तो भारतीय व्यक्ति थे एक शशांक मनोहर जो कि आईसीसी के चेयरमैन के पद पर काबिज थे। इन्होंने खुद ही अपने आप से इस्तीफा दे दिया है। अब क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो किसी को कार्य संभालना होगा, तो जब तक उनके उत्तराधिकारी नहीं चुन लिए जाते हैं तब तक आईसीसी के उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा जो पाकिस्तान से आते हैं उनका ये इस चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा आईसीसी बोर्ड के द्वारा चेयरपर्सन चुनाव प्रक्रिया को अगले सप्ताह तक मंजूरी मिलने की संभावना भी यहां पर दिखाई दे रही है। आपको पता होना चाहिए चेयरमैन की जो कालावधि है या कार्यकाल है वो 3 वर्ष का होता है, तो अभी इनको सिर्फ 1 साल ही हुआ था, 2 साल और बचे थे। उसके बावजूद शशांक मनोहर ने यहां पर इस्तीफा दे दिया है। आप देख सकते हैं चेयरपर्सन आईसीसी के शशांक मनोहर जी को भारतीय व्यक्ति हैं। इसके अलावा आपको पता होगा आईसीसी के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उनका नाम है मनु साहनी। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, आप फोटो देख लीजिए ताकि आपको नाम आसानी से याद हो जाए। और यह रहा आईसीसी का हेडक्वार्टर जो कि दुबई यूएई में स्थित है। फोटो आप ध्यान से बैठा लीजिए, यही है आईसीसी का हेडक्वार्टर। इसके अलावा आपको याद होगा मैंने कुछ दिन पहले ही आपको बताया था कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के एम्पायरों के एलिट पैनल में एक भारतीय को शामिल किया गया था जिसका नाम था नितिन मेनन। यह इस प्रतिष्ठित चैनल में या पैनल में शामिल होने वाले सिर्फ तीसरे भारतीय व्यक्ति हैं, श्रीनिवास वेंकटराघवन और सुंदरम रवि के बाद। तो ये आप देख सकते हैं नितिन मेनन को जो भारतीय व्यक्ति हैं अब ये क्या है एम्पायर एलिट पैनल में शामिल हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। विजडन के द्वारा भारत की 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसे चुना गया है? मैं फिर से कह रहा हूं, विजडन एक मैगजीन है जिसे क्रिकेट की बाइबल भी कहा जाता है। उसने भारत की 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर घोषित किया है जिसका नाम है रविंद्र जडेजा। आपको पता है बहुत फेमस ऑलराउंडर हैं भारतीय क्रिकेट टीम के, जिन्होंने 2009 में शुरुआत की थी अपने करियर की। आज भी ये बहुत सफलतापूर्वक मैचेस खेल रहे हैं। आप देख सकते हैं ये एमपीवी रेटिंग जो कि इन्होंने 97.3 प्राप्त करी है, ये सिर्फ श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन के बाद आ रहे हैं। तो इनकी पॉपुलैरिटी आप देख सकते हैं। एक टूल का उपयोग करते हैं, ये क्रिकविज विजडन की जो मैगजीन है उसके आधार पर यह सिलेक्शन किया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा कौन, रविंद्र जडेजा बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। हाल फिलहाल में क्रिकेट से संबंधित मैं आपको एक प्रश्न और बताता हूं कि विजडन इंडिया के द्वारा ही किस क्रिकेटर को भारत देश का अब तक का सबसे महान टेस्ट बल्लेबाज, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, भारत का सबसे महान टेस्ट बल्लेबाज घोषित किया गया था। तो मैंने आपको बताया था कि दी बॉल के नाम से मशहूर राहुल द्रविड़ को भारत का सर्वोत्कृष्ट टेस्ट बल्लेबाज घोषित किया गया था। सीधी सी बात है, किसको पछाड़ेंगे तो सचिन तेंदुलकर को इन्होंने पछाड़ा था। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा आपको याद होगा अभी ही जो बीसीसीआई के एथिक्स ऑफिसर हैं या ओम्बुड्समैन हैं डीके जैन, जस्टिस डीके जैन, उनका कार्यकाल भी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। तो याद रखिएगा ये हमारे बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली। अगला प्रश्न देखिए, जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बहुत वरिष्ठ राजनयिक हैं, हमारे फॉरेन ऑफिसर हैं भारत देश के, इंद्रमणि पांडे। इन्हें ही अपॉइंट किया गया है संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के लिए। याद रखिएगा जेनेवा में यहां पर इनको एम्बेसडर बनाया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है, राजीव के चंदर का ये स्थान लेने वाले हैं। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जेनेवा में
संयुक्त राष्ट्र के 25 से भी अधिक महत्वपूर्ण संगठनों का मुख्यालय है। आप देख सकते हैं हमारे एम्बेसडर महोदय को, आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, इतने सारे यहाँ पर संगठन है महत्वपूर्ण, सभी में इनकी सक्रिय भागीदारी होने वाली है और सभी में यह भारत देश का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं इस 130 करोड़ की आबादी का। तो बिल्कुल भी भूलिएगा मत, आप जेनेवा की स्थिति को देख सकते हैं। जेनेवा आता है स्विट्जरलैंड में। अब आप पूछेंगे कि सर जिनेवा में ही इतने सारे अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय क्यों है? देखिए, स्विट्जरलैंड एक तटस्थ देश है। तटस्थ का मतलब होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब है वो किसी भी ग्रुपिंग में शामिल नहीं होता है। आपने वर्ल्ड वॉर देखी है, इसी यूरोप में हुई है, लेकिन स्विट्जरलैंड बीच में नहीं पड़ा है। तो यही है खासियत किसकी? स्विट्जरलैंड की। इसीलिए जिनेवा में आप देखते हैं इतने सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान की सेना ने पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल किसे नियुक्त किया है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं आपको बताना चाहूंगा। पाकिस्तान बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखता है भारत देश को, हमेशा क्लैश हमेशा चलती रहती। इसीलिए भारत देश के जो युवा हैं, खासतौर से जो पढ़े लिखे, तो हम उम्मीद करते हैं कि थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपको पाकिस्तान के बारे में भी होना चाहिए। इसीलिए बार बार प्रश्न पूछा जाता है। अगर कोई हिंदू जज बनता है तो प्रश्न बनता है, अगर कोई क्या होता है राष्ट्रपति बनता है, वहां से प्रश्न बनता है, सबसे बड़ी पार्टी है वहां से प्रश्न बनता है। तो पाकिस्तान के बहुत काफी अच्छी मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं भारत देश में भी, तो आप इसे इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। चलिए प्रश्न की तरफ लौटते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो मेजर जनरल, अभी हाल फिलहाल में मेजर जनरल है निगार जौहर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मेजर जनरल निगार जौहर बनी है पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल, और इन्हें ही पाकिस्तान की पहली महिला सर्जन जनरल के रूप में भी नियुक्त किया गया है। तो अति महत्वपूर्ण हो जाती हैं, मेजर जनरल बनने वाली ये तीसरी महिला थी। आप देख सकते हैं निगार जौहर जी को, जो वहां पर बन गई है क्या? लेफ्टिनेंट जनरल। सेकंड रैंक है, सेकंड हाईएस्ट रैंक होती है किसकी? आर्मी की। आप यहां पर देख सकते हैं पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, इसके अलावा आरिफ अलवी जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं उनको देख सकते हैं। साथ में आप देख सकते हैं पाकिस्तान के मैप को, सिर्फ 4 ही राज्य हैं इनके पास, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा। भारत देश में कितने हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के नए CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? तो रविंदर भास्कर या रविंदर भाकर बने हैं CBFC के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी। इंडियन रेलवे स्टोर सर्विसेज के अधिकारी 1999 बैच के अनुराग श्रीवास्तव का ये स्थान लेने वाले। मैनेजमेंट से संबंधित इनको बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं, आपको पता होना चाहिए। ये रहे हमारे क्या? रविंदर जी। CBFC जो फिल्मों को क्या देता है? प्रमाण पत्र देता है। आप देखते हैं जब फिल्म स्टार्ट होती है तो उसके पहले एक प्रमाण पत्र आता है ना, इसे ही कहते हैं प्रमाणन बोर्ड। इसके हाल फिलहाल में अध्यक्ष प्रसून जोशी, और ये आप देख सकते हैं उसका लोगो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। IOC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाल लिया है? तो श्रीकांत माधव वैद्य बने हैं इस महारत्न कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष। संजीव सिंह का स्थान लेने वाले। 1959 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। आप देख सकते हैं नए अध्यक्ष महोदय को, श्रीकांत माधव जी को, साथ में इंडियन ऑयल का लोगो। ये आप देख सकते हैं भारत देश में 10 महारत्न कंपनियां हैं, 10 को आप चाहें तो लिख लीजिए। इसके अलावा जो नवरत्न की जो फर्स्ट कैटेगरी की है आप उसको देख सकते हैं 14 कंपनियों को, और आप ये मिनी रत्ना कंपनीज भी देख सकते हैं। तीनों लिस्ट मैंने यहां पर आपको सामने रख दिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत जनसंचार संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का नया महानिदेशक या डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रोफेसर संजय द्विवेदी बने हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के नए निदेशक। आपको पता होना चाहिए यह एक स्वायत्त संस्था है, 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। आप देख सकते हैं नए डायरेक्टर को IMC के लोगों के साथ में। अगला प्रश्न, फिच ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की GDP विकास दर को 9.5% से घटाकर कितना कर दिया है? तो अब फिच कह रहा है कि 8% रहेगी भारत देश की विकास दर वर्ष 2022 में। अभी उन्होंने एक रिपोर्ट जारी करी थी जिसका नाम था ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, उसी में उन्होंने यह कहा है। आपको याद होगा
फिच ने भारत देश की सॉवरेन रेटिंग को BBB- में ही बरकरार रखा था फिच रेटिंग्स के द्वारा। इसके अलावा आपको पता था IMF ने वर्ष 2021 के लिए बोला था कि भारत की जो GDP की दर है उसमें 4.5% की गिरावट देखने को मिलेगी। किस रिपोर्ट में कहा था? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट में कहा था। अगला प्रश्न देखिए, मत्स्य पालन और जलीय कृषि के न्यूज लेटर मत्स्य संपदा के पहले संस्करण का अनावरण किसके हाथों से किया गया है? तो भारतीय केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने इस मत्स्य संपदा के न्यूज लेटर का शुभारंभ किया है। महत्वपूर्ण क्यों है? आप देख सकते हैं मत्स्य संपदा से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण एक योजना आई थी हमारे पास। कौन सी योजना थी? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ये फ्लैगशिप परियोजना है। भारत सरकार बहुत ध्यान दे रही है मछली के उत्पादन में, क्योंकि हम दूसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं विश्व में मछली उत्पादन में। हम चाहते हैं कि और हमारा परसेंटेज क्या हो? बढ़े। अगला प्रश्न देखिए, कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रबर प्रोडक्शन फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो पंजाब के मंडी के गोविंदगढ़ में किया गया है। किसने किया? धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया। आपको याद होगा विनी महाजन ही पंजाब की पहली क्या है? मुख्य सचिव बनाई गई थी, पहली महिला मुख्य सचिव हैं पंजाब राज्य। आप देख सकते हैं चंडीगढ़ इसकी राजधानी। अगला प्रश्न देखिए, केरल ने कोविड-19 महामारी के कारण जो प्रवासन करके नौकरी लेने के लिए केरल आए उनके लिए कौन सी योजना चलाई है? तो ड्रीम केरला प्रोजेक्ट यहां पर लॉन्च किया गया है केरला की सरकार के द्वारा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए।